नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीदेव क्लासेस में। हमारा यूट्यूब चैनल श्रीदेव क्लासेस धनगर में आपका स्वागत है। आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी से संबंधित एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, जिसका हम हर समय प्रयोग करते हैं। एक बालक जब किताब पढ़ता है तो उसे शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण करते समय अच्छे स्वर में किस प्रकार से पढ़ना होता है, ऐसे चिन्हों के बारे में हम आपको परिचय करवाएंगे कि शुद्ध पढ़ने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और विराम चिन्हों से संबंधित आपको जानकारी देते हैं। चलिए, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताते हैं ये जानकारी, इसके संबंध में आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। चलिए, विराम का सामान्य अर्थ होता है रुकना। क्या अर्थ होता है? विराम का सामान्य अर्थ होता है रुकना। भाषा के प्रयोग में, बोलने और लिखने में कहीं हम थोड़ा रुकते हैं, कहीं अधिक रुकते हैं और हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। कहीं हम इस प्रकार से रुकने की जो प्रश्न होता है तो कहीं नहीं रुकना होता है, और कहीं हम किसी की बात, कोई बात बताते हैं, किसी को कोई निर्देश देते हैं और भिन्न भिन्न स्थितियों को प्रकट करने के लिए विभिन्न चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चिन्हों के रूप में बहुचर्चित विराम चिन्हों के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, आपके पास हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये इस प्रकार से पूर्ण विराम लगाया जाता है। किसी भी वाक्य के अंत में ऐसे पूर्ण विराम लगाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, किसी भी बात को व्यक्ति अभिव्यक्त करता है, बोलता है। जैसे हम आपसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक व्यक्ति है जो अपनी बात पूरी करता है, बोलता है मैं स्कूल जाता हूँ। तो जब मैं स्कूल जाता हूँ तो अंत में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं, है ना। चलिए, हम देखते हैं इसी प्रकार से, जैसे कुछ शब्द बोला जाए, किसी शब्द के बारे में बताया जाए। इस प्रकार से हम स्कूल जाते हैं, मैं खाना खाता हूँ। तो वाक्य को पूरा होने के बाद में जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जो अपनी बात पूरी हो जाए, है ना, जहाँ अधिक समय के लिए रुका जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। चलिए, हम अगला उदाहरण से समझाते हैं कि मोहन और सीता दोनों ही पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ अच्छे हैं अंत में हैं के बाद पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो अपने वाक्य को पूरा करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को पूरा करने के लिए और किसी भी वाक्य के अंत में ये लगाया जाता है जहाँ अधिक समय के लिए रुकना होता है। अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सीडीपी के संदर्भ में, बाल विकास के संदर्भ में, कि एक छोटा बच्चा जो होता है, जो बोलना सीखता है, 2 वर्ष का बालक है, तो उसका एक पूरा 2 शब्द जो होते हैं, एक शब्द जो होता है उसका पूरा वाक्य ही होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो आओ बोलेगा और उसी के साथ में क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम लग जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्प विराम। अल्प विराम के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या है अल्प विराम? पहले हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। अल्प विराम, देखिए इस प्रकार से जो अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे यहाँ लगा हुआ है ये, तो वाक्य में कुछ समय के लिए रुका जाए। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, बहुत कम समय। वाक्य को कुछ समय के लिए रुका जाए, वहाँ क्या होता है? अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे राम, मोहन, इस प्रकार से दोनों वाक्यों के बीच में क्या लगाया गया? अल्प विराम लगाया गया। चलिए, आपको एक बहुत अच्छा सुंदर सा उदाहरण बताते हैं। आप सभी ने बचपन में राष्ट्रीय पर्व जो होते हैं, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं, गणतंत्र दिवस, है ना, 26 जनवरी, है ना, जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है, और स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाई जाती हैं, या गांधी जयंती जो अक्टूबर को मनाई जाती है। तो जब आप छोटे थे, बचपन में पहली कक्षा में पढ़ते थे, तो आप यदि कोई पंक्ति बोलते थे तो उस समय क्या होता है? उचित समय पर आप नहीं रुकते थे। तो
आप सांस लेते हुए शब्द को बोल देते थे, जैसे नन्ना मुन्ना राही हूँ। तो यहाँ पर आप क्या किया, आपको शब्दों को खा लिया। तो उचित रूप से जहाँ कुछ समय के लिए रुका जाता है, अल्प समय के लिए रुका जाता है, वहाँ अल्प विराम होता है। और हम बोलते समय जब सांस लेते हैं तो वाक्य में उस सांस लेने के लिए शुद्ध उच्चारण उसका हो जाए, इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम देखते हैं अर्धविराम। अब अर्धविराम की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है अर्धविराम लगाया जाता है। ये बिंदी होती है ऊपर, इस प्रकार से अर्धविराम लगाया जाता है। यहाँ देखिए, पहले इस प्रकार से एक शब्द होता है, फिर उसके ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है। तो जहाँ अल्प से अधिक और पूर्ण से कम रुकना होता है, वहाँ पर क्या होता है, अर्धविराम लगाया जाता है। अब देखिए, इसके संदर्भ में बहुत सारे जो राजकीय पत्र होते हैं उसके संदर्भ में अर्धविराम के रूप में वाक्य पूरा नहीं होता है, उसको लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है और फिर उसका वाक्य पूरा होता है। तो ये आपने देखा पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्धविराम। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का अर्थ होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, हमेशा बहुत बड़ी स्थिति होती है प्रश्न का उत्तर देना। तो प्रश्न तो जीवन में, दैनिक जीवन में प्रत्येक समय, हर समय प्रश्न आपसे बनते हैं। आप क्या कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। वक्ता या कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ जानता है या जानने की कोशिश करता है, उससे कुछ पूछता है, उससे प्रश्न करता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जैसे आपने रात भर क्या किया, है ना, क्योंकि आप दिन में नींद निकाल रहे हैं, तो रात भर क्या किया आपने। अब आपका जवाब होगा कि हम रात भर अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, आप कहाँ गए थे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, इस प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं हम विस्मय बोधक चिन्ह। देखिए, जहाँ विस्मय बोधक चिन्ह, अब इस प्रकार से पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगाई जाती है और वो होता है विस्मय बोधक चिन्ह। अब किसी बात में हर्ष, घृणा, शोक, प्रसन्नता, खुशी, है ना, विस्मय हो, आश्चर्य की बात हो, वहाँ विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपका दोस्त बहुत समय बाद आपको मिलता है, आपको उससे संपर्क नहीं हो पाता है, आप उसको देखते हैं तुरंत, अरे आप कब आए, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। हाय, तो यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। ओह, अरे, इस प्रकार से जहाँ विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है, आप देखिए, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण आता है, किसी पद के संदर्भ में शब्द प्रयोग किया जाता है ना। अब इसमें क्या होता है कि एकहारा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। तो जहाँ शब्द को ज़्यादा प्रदर्शित करना है, शब्द को सुंदर बताना है, शब्द को रेखांकित करना है या उस शब्द की महत्ता को बढ़ाना है, तो वहाँ एक शब्द पे जब लगाया जाता है तो वो होता है एकहारा उद्धरण चिन्ह। और जहाँ पूरी पंक्ति पर लगाया जाता है उसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो पूर्ण वाक्य पर क्या लगा दिया हमने, उद्धरण चिन्ह लगा दिया। राम और सीता के साथ लक्ष्मण वन को जाते हैं। ठीक है, यहाँ राम और सीता, तो यहाँ पर एकहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो तुलसीदास जी के ऊपर एकहरा उद्धरण चिन्ह और रामचरितमानस पर एकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है योजक चिन्ह। क्या है, योजक। देखिए, योजक चिन्ह जैसे हम बोलते हैं, दो शब्दों को बराबर की तुलना में रखता है, माता पिता, भाई बहन। ठीक है, तो जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, विपरीत शब्द जो होते हैं, विलोम शब्दों को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे लाभ हानि। और इसके तो इसके संबंध में हम देखते हैं, माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, ठीक है, आयात निर्यात, तो यहाँ इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोष्टक। देखिए, कोष्टक जो होता है, तीन प्रकार के कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जो होता है, जिसे हम कहते हैं छोटा कोष्टक। किसी भी बात को या किसी शब्द को प्रदर्शित करने के लिए उस वाक्य में कोष्टक लगा दिया जाता है। जैसे
किसी बात से बताने के लिए कि मोहन के दोस्त, अब दोस्त के नीचे पीछे कोष्टक में शब्द आ जाएगा राम, ठीक है, तो इसे छोटा कोष्टक बोलते हैं। इसके बाद जो होता है इसे बड़ा कोष्टक बोला जाता है, और इसके बाद जो इस प्रकार से होता है उसे मंझला कोष्टक बोला जाता है। मंझला मतलब होता है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, लाघव चिन्ह। जब हम लिखते हैं इसे लाघव चिन्ह कहा जाता है। देखिए बहुत सी बड़ी गलतियां बहुत सारे करते जाते हैं। हम लिखते हैं शाउमावी, जिसका अर्थ होता है शासकीय माध्यमिक विद्यालय, और इस प्रकार से यदि बिंदी लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हमें इसके ऊपर इस प्रकार से लगाना होगा शासकीय, ठीक है। इसे लाघव चिन्ह या संक्षिप्तीकरण चिन्ह कहा जाता है। तो हमें इस प्रकार से इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है, शासकीय माध्यमिक विद्यालय। अगर जानकारी की का अभाव होगा तो हम इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। आप स्वयं इस बात को समझिए कि आपने बचपन में लिखे होंगे पत्र, है ना, आवेदन पत्र लिखा होगा, अवकाश का लिखा होगा, तो उसमें मैं ये गलती करी होगी। और जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो जिनको ये पता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्हें नहीं पता है आप इनसे संबंधित समझ लीजिए। और यदि नहीं होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए, ताकि हम इससे जुड़े हुए आपकी समस्या का हल कर सकें। और हिंदी से संबंधित आपके यदि कोई भी प्रश्न बनता है जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइए। हम उससे संबंधित आपको वीडियो बताएंगे और उससे संबंधित आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिससे कि आपकी पढ़ाई में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट, त्रुटि सूचक या हंस पद। देखिए जब हम के वाक्य को किसी प्रकार से लिखते हैं और लिखते समय कहीं रुक जाते हैं, है ना, लिखते समय जल्दी में लिखने के कारण वो शब्द बीच में रह जाता है और हम नहीं लिख पाते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया यहाँ, वाक्य को पूर्णता को प्रकट करने के लिए, तो यहाँ पर हम छोड़ गए, कुछ शब्द भूल गए, तो यहाँ हम इस प्रकार से त्रुटि सूचक चिन्ह का प्रयोग करके वो शब्द यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हंस पद या त्रुटि सूचक कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निर्देशक चिन्ह। किसी बात को निर्देशित करने के लिए इस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह किसी बात को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपने राजपत्रित पत्र देखे होंगे, उसमें किसी आदेश को निर्देशित करने के लिए इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया जाता है, वो उसके लिए वो निर्देशन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह वो होता है जिससे क्या होता है, किसी बात का वर्णन करने के लिए, उसका विवरण प्रदर्शित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम देखते हैं पूर्ण विराम के बारे में। देखिए कुछ परिचय कर लेते हैं हम। वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए, वाक्य को दूसरे वाक्य से पृथक करने के लिए, देखो वाक्य की पूर्णता, वाक्य पूरा हुआ है कि नहीं इसको जांच करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए दूसरे वाक्य से पृथक मतलब होता है अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे खड़ी पाई के रूप में प्रचलित होता है और वाक्य के अतिरिक्त शीर्षक तथा ऐसे शब्दों को किसी वस्तु के उल्लेख के मात्र के लिए किया जाता है, उसके पश्चात उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम सब बाजार जा रहे हैं तो ये पूर्ण विराम यहाँ पर लगा हुआ है। द्वार पर एक भिक्षुक खड़ा है, पूर्ण विराम। पराधीन सपनेहु सुख नाही, जो पराधीन व्यक्ति होता है उसको सपने में भी सुख नसीब नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अल्प विराम की। अल्प विराम का अर्थ ही यह होता है थोड़ा सा रुकना। कहाँ रुकना? थोड़ा सा। इसका प्रयोग किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए किया जाता है। समान शब्दों के लिए उपवाक्य में और वाक्य में अलग करने के लिए प्राय प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हम लोग नदी नाले झरने पार करते हुए आगे बढ़ते चले गए, तो यहाँ पर इन शब्दों को अलग अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ होता है थोड़ा सा रुकना। सीता राम और लक्ष्मण वन को गए, तो यहाँ पर हमने कौन सा अल्प विराम का प्रयोग किया है, और यहाँ पूर्ण विराम का। चलिए अर्ध विराम। अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे उपवाक्य हुए या समान महत्वपूर्ण सहायक उपतार्थ संबंधित चीजें हुई, किसी भी कार्य की सफलता परिश्रम पर आश्रित हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? अर्ध विराम हो गया। यह सभी जानते हैं। वह कब आएगा मैं नहीं जानता, तो यहाँ पर क्या हो गया? अर्ध विराम हो गया। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या यह तुम्हारी किताब है? ठीक है, देखिए ये प्रश्न है, क्या यह तुम्हारी किताब है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम कब लौटोगे? क्या तुम्हारी शादी हो गई है? ठीक है, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है? तुम क्या करते हो? तुम कहाँ रहते हो? तो जब ऐसे प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है।
विस्मय बोधक चिन्ह की चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, विस्मय हो, आश्चर्य हो, अचरज हो, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक शब्द बाद में और कभी वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे, अरे यह तुमने क्या कर डाला, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, है ना। चलिए हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो रूपों में प्रयोग होता है, एक हरा और दूहरा। एक हरा चिन्ह एक हरे उद्धरण चिन्ह किसी प्रयोग, किसी रचना या किसी उपनाम के लिखते समय प्रयोग किया जाता है। जैसे रामधारी सी दिनकर, तो दिनकर शब्द पर यहाँ उद्धरण चिन्ह, एक हरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है। कक्षा में अध्यापक ने निर्मला उपन्यास का अंश पढ़ा, तो निर्मला जो उपन्यास है उसके अंश की कक्षा में पढ़ें। तो उद्धरण चिन्ह की दूसरे उद्धरण चिन्ह होता है, माँ ने पूछा बेटा तुम कब आए। तो यहाँ क्या हुआ, पूरी पंक्ति पर जो लगाया जाता है उस पंक्ति को दर्शाने के, किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कहने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे चाणक्य ने कहा, समाज और राष्ट्र की रक्षा का आधार राजनीति है। नेक्स्ट देखते हैं योजक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह से छोटी रेखा को योजक चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग समस्त पद के खंडों को जोड़ने के लिए उनके मध्य में तथा किसी पंक्ति के अंत में विभक्त पद खंडों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे सुख दुख, माता पिता, जय पराजय, दाल रोटी, भाई बहन, लाभ हानि, आयात निर्यात, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके संबंध में किया जाता है। कोष्टक, वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो उसे कोष्टक के संबंध में दिया जाता है। और कोष्टक का प्रयोग निरंतरता प्राय बीच में होता है और क्रमबद्ध होने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे निरंतर कैसा होता है, लगातार। किसी भी शब्द का अर्थ प्रदर्शित करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अशोक, तो क्या कर रहा है, वो मुस्कुराते हुए तुम कब आए कह रहा है। रमेश, शशि, मेधा, तो क्या आप राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये इसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है। लघु चिन्ह का अर्थ होता है छोटा। किसी बड़े शब्द की छोटे लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर उसके आगे लाघव शून्य लगा दिया जाता है। पढ़ने वाला इसे पूरा पढ़ लेता है। जैसे पंडित हुआ, प्रोफेसर हुआ, ईसापुर हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, ईस्वी हुआ और डॉक्टर हुआ। ठीक है, और इसी के संबंध में बहुत सारे शब्द जो होते हैं प्रचलित चलते हैं जिनके संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो AIMS, जैसे NSS, SSC, है ना, PSC, तो इस प्रकार से संबंधित शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। त्रुटि पूर्वक या हंसपद चिन्ह, लिखते समय जब किसी वाक्य या वाक्यांश का कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। रमा ने यह 2 पत्र लिखे थे तुम्हें, तो यहाँ पर शब्द तुम्हें छूट गया। तुम बाहर आओगे कि नहीं, तुम अब बाहर आओगे कि नहीं। ठीक है। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह इसका प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे हिंदी में प्रयुक्त ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में VPP से भिजवाएं, है ना। निर्देशक चिन्ह, किसी वाक्य, वाक्यांश या पद की ओर ध्यान दिलाने के लिए, विशेष अर्थ के लिए, किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए अथवा नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह बोला तुम क्या कब आओगे, वह बोला तुम कब आओगे। राहुल भैया मैं भी आपके साथ चलूँगी, केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, जैसे, यथा, उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अल्पविराम जिसे हम कोमा कहते हैं इंग्लिश में। देखिए बहुत सारी दुविधा यहाँ होती है, हम बाय लैंग्वेज देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। हम हिंदी के उद्धरण जो विराम चिन्ह हैं उनको इंग्लिश में कुछ अलग कह देते हैं और इंग्लिश के उद्धरण जो चिन्ह हैं उनको हम अलग मान लेते हैं। जैसे हम कोमा ही प्रयुक्त करते हैं सभी में, तो हम उसको अलग होता है। जैसे अल्प विराम को हम कोमा कहा जाता है। ठीक है, अर्ध विराम को सेमी कोलन कहा जाता है, पूर्ण विराम को फुल स्टॉप कहा जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को साइन ऑफ इंट्रोगेशन कहा जाता है और विस्मयादिबोधक चिन्ह को मेक ऑफ एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह को डैश कहा जाता है। उद्धरण चिन्ह को इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है। ठीक है, संक्षेप चिन्ह को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है और कोष्टक को ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक है, तीनों प्रकार के कोष्टक। और योजक चिन्ह को हाइफन कहा जाता है और साइन ऑफ फॉलोइंग विवरण चिन्ह के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको समझा देते हैं अल्पविराम के संबंध में। कुछ वाक्य का उदाहरण हम आपके सामने प्रेषित करते हैं। रुको मत जाने दो। हम यहाँ अल्पविराम अभी नहीं लगाया, हम लगाते हैं। अब हम वाक्य का अर्थ बताते हैं आपको। यहाँ हमने लगा दिया अल्पविराम, रुको मत जाने दो। ठीक है, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, रुको मत जाने दो।
अब इसी अल्प विराम को हम हटाकर यहाँ लगा देते हैं, तो क्या हुआ, रुको मत जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर अल्प विराम क्या होता है, इसकी महत्ता हम आपको समझा रहे हैं कि हिंदी में भाषा के शुद्ध उच्चारण में अल्प विराम या अर्ध चिन्ह या अर्धविराम या पूर्ण विराम या समस्त विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिनके संदर्भ में शुद्ध उच्चारण की प्रस्तुति होती है। चलिए हम और भी उदाहरण से आपको समझाते हैं, उससे पूर्व एक जानकारी दे देते हैं। यहाँ हम बहुत ही विशेष जानकारी है, जो चिन्ह शब्द होता है, क्या होता है चिन्ह, उसमें शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसको बताइए कि चिन्ह में ये शुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसलिए ये चिन्ह शुद्ध हुआ, और ये जो चिन्ह है ये हम देखते हैं, देखिए गलत रूप होता है, ये शुद्ध रूप है। इस प्रकार से आधा ह होता है, और इस प्रकार से भी हम चिन्ह को लिखते हैं, वह शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। आप देखिए, पढ़ो मत जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर हम अल्पविराम लगाते हैं। अल्पविराम में अब वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। लिखा हुआ है पढ़ो, अल्पविराम लग गया, रुक गया, हम मत जाओ। तो देखिए यहाँ पर अल्पविराम लगाने से इस वाक्य का पूरा अर्थ परिवर्तित हो गया। पढ़ो मत जाओ, क्या कह रहे हैं कि आप पढ़ाई करिए, जाओ मत। अब इसी अल्पविराम को हम हटाकर यहाँ लगा देते हैं, तो क्या अर्थ हो जाएगा, पढ़ो मत जाओ। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप पढ़िए मत जाओ। तो ये विराम चिन्हों का बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, आप श्रीदेव क्लासेस पर अगर नए हैं, अभी अभी जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, घंटी के निशान को दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा दीजिए। हम आशा करते हैं कि आपके हिंदी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाए। सामान्य हिंदी जो होती है, देखा जाए तो हिंदी विषय में हमारे लिए मातृभाषा जिनकी हिंदी है उनके लिए बहुत अच्छे आसानी से हिंदी समझ सकते हैं, परंतु जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं रही है उनके लिए बहुत कठिनता होती हैं। और हिंदी जो होती हैं आपको विभिन्न परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों से पूछी जाती हैं। ठीक है, और यूपीएससी या एमपीपीएससी, एनवीएस, केवीएस या एमपीएसआई, यूपीएसआई और राजस्थान एसआई, इससे संबंध में विभिन्न परीक्षाएं जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती हैं। तो आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी जो जानकारी वीडियोस रखे हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।